हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू सीरीज ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री। और ये इस एमसीक्यू सीरीज का 5th लेक्चर है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और आपको ऑलरेडी पता है कि मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इजीली चॉइसेस की हेल्प से हम उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैसियस कंपाउंड इज 44, व्हाट इज इट्स वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला है आपके पास 22, 44, 88 एंड देन लास्ट है आपके पास 6। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास जो है वो 44 है, तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो आप कह सकते हो जो वेपर डेंसिटी होगी इस कंपाउंड की दैट विल बी 44 डिवाइडेड बाय 2, और ये होता है 22, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 22। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस और वेपर टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इट्स। तो आपको पता है कि जो रेशियो होता है किसी भी गैस के सर्टेन मास का या फिर वेपर के सर्टेन मास का और सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का, इसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। ध्यान रखिए, द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ गैस, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2। ध्यान रखिए, दिस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी, इसको हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता है, ये क्या होता है, रेशियो होता है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का और कार्बन C12 के एटम के मास का 1/12 का जो रेशियो होता है। उसी तरीके से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के मास का और कार्बन एटम के 1/12 मास का जो रेशियो होता है उसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन इज। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको हेक्सेन का, तो उसके लिए आपको हेक्सेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, हेक्सेन इज C6H14। अब यहाँ पे C6H14 को देख के आप C6H14 को टिक मत कर देना, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर नहीं पूछा जा रहा है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान रखिए, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, नॉट एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या देता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स यू द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो C6H14 हमारे पास है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है दैट इज 6:14। इसको अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, सो इट विल बी 3:7, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H7। तो यहाँ पे चेक कीजिए C3H7 कौन सा है, C। तो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH2O। एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी हो सकता है, क्या हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देखिए C2H2O2। जरिए इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 2:2:2। अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लें तो ये 1:1:1 के रेशियो में आ रहा है, यानी कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो CHO हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली गलत है क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको दिया है CH2O होगा। उसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे जो रेशियो है 2:4:1 है, तो ये ऑलरेडी सिंपल होल नंबर रेशियो में है। तो अगर इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मानूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही होना चाहिए था, तो लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला तो यहाँ पर CH2O दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है आपको C3H6O, तो यहाँ पे अगेन 3:6:1 का रेशियो हो जाएगा, वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में ही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा देखते हैं हम, चौथे में 6:12:6 का हमारे पास रेशियो है, यानी कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 6 से डिवाइड हो रहा है दैट इज 1:2:1। तो अगर यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें तो CH2O ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज ऑलवेज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। हाँ, इस कंडीशन में इक्वल हो सकता है, जैसे H2O है तो H2O जिन सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, H2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी क्या होगा, H2O ही होगा। तो उस केस में ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हर केस में नहीं हो सकते हैं। जैसे हम एक बात कर लें ग्लूकोज की, तो C6H12O6 इसका मास कुछ और होगा, और अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोले तो दैट इज CH2O होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो मास होगा वो कुछ और होगा, C6H12O6 का मास कुछ और होगा। तो इसी वजह से पहला स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा। दूसरा देखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज ऑलवेज लेस देन मॉलिक्यूलर मास। अगेन ये भी गलत है, हमेशा कम हो ये भी जरूरी नहीं है, जनरली कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने H2O के केस में जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुए तो उस केस में क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इक्वल ही होंगे, तो कोई कम या ज्यादा नहीं होगा। तीसरा है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज ऑलवेज मोर देन मॉलिक्यूलर मास, तो ये तो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। चौथा है आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज लेस देन और इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n, और इस n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती है, 1 से कम नहीं होती है, जनरली 1 से ज्यादा ही होता है, 2 3 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे होल नंबर में होता है। तो इस वजह से, क्योंकि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उतना बड़ा होगा और मॉलिक्यूलर मास उतना बड़ा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास तो कभी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से कम नहीं हो सकता है, हाँ इक्वल जरूर हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास या तो मॉलिक्यूलर मास से कम होगा या फिर इक्वल होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ गैसियस कंपाउंड इज CH2, इट्स वेपर डेंसिटी इज 28। तो देखिए वेपर डेंसिटी भी दी है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको ऑलरेडी पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो आपको पता है कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 into 1 यानी कि दैट इज 14, करेक्ट। उसके अलावा हमको वेपर डेंसिटी दी हुई है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 28, और आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास को MM, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 2 into वेपर डेंसिटी, इसका ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी दैट इज 2 into 28, ये हो जाता है हमारे पास 50। हम वैल्यू निकालेंगे n की, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, तो दैट विल बी इक्वल टू 56/14, ये हो जाता है 4। और अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसका क्या होता है होल n, यानी कि आप लिख सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी पता है CH2 होल n की वैल्यू है 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज C4H8। द करेक्ट आंसर इज C4H8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम फॉस्फेट एज डिटरमाइंड बाय एनालिसिस इज 42.1% sodium, 18.9% phosphorus and 39% oxygen. The empirical formula of compound is, तो भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताना है कंपाउंड का क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है कि आपको एक बहुत लंबी चौड़ी टेबल बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको इस तरीके के बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताई हैं कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, आपको पता है पहले सोडियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लीजिए। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, फास्फोरस का होता है 31 और ऑक्सीजन का होता है 16। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, इसका कैलकुलेट कर लीजिए, सबका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ पे
एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन चेक कीजिए, तो जिसमें सही आ जाता है जरा चेक करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है Na3PO3, हमारे पास यहाँ पे जैसे ये है Na3PO3, तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास चेक करते हैं। तो 23 × 3 + 31 + 3 × 16, ये कितना होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो होगा दैट इज 148। उसी तरीके से ये हो गया आपका 148। उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो Na2PO3 के लिए, तो ये हो रहा है 125, NaPO के लिए हो रहा है 70 और Na3PO4 के लिए ये आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज 164। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सब में सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे यहाँ पे Na3 है, तो Na3 यानी कि 23 × 3 यानी कि 69 डिवाइडेड बाय 148 × 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 46%। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 42%। इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आप दूसरे के लिए चेक कर लीजिए। तो दूसरे के लिए क्या है? 125 है और यहाँ पे सोडियम कितना है? Na2 है, यानी कि 23 × 2, 23 × 2 होता है 46 डिवाइडेड बाय 125 × 100 और ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 36% के आसपास। तो 36% के आसपास आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसी तरीके से थर्ड ऑप्शन आता है आपका, यहाँ पे NaPO दिया हुआ है करेक्ट और 70 दिया हुआ है, तो NaPO यानी कि यहाँ पे सोडियम केवल 23 है, तो 23/70 × 100। तो इसमें जो आ रहा है, इसमें अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 32% के आसपास। ये भी गलत है क्योंकि सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होना चाहिए? 42। और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास Na3PO4, यहाँ पे हम देखते हैं 69 डिवाइडेड बाय 164 × 100। तो इसको अगर आप चेक करोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 42%, तो लगभग 42.1 के आसपास ही ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। और ज़्यादा श्योर होने के लिए आप फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन का तो अपने आप ही आ जाएगा। तो एक और एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन आप चेक कर सकते हो, तो फॉस्फोरस का भी आप चेक कर सकते हो। तो फॉस्फोरस का मास कितना है? 31 डिवाइडेड बाय 164 × 100, तो ये लगभग कितना आ रहा है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18.9। तो इसका मतलब हम करेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द ऑप्शन 4, Na3PO4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से इजीली इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो एग्जाम में आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको केवल सही ऑप्शन पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C2H2O2, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज। तो C2H2O2 दिया हुआ है, यानी कि रेशियो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:2:2, यानी कि आप इसको कह सकते हो 1:1:1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1H1O1, यानी कि CHO। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 कहता है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? उसके लिए हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है H2O2। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है दैट इज 2:2, आप सिंपली कह सकते हो 1:1। तो सिंपल होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? HO। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका हो जाएगा HO, जो कि करेक्ट आंसर होगा। और अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको पता करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो उसके लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। अब उसके लिए मास पता होना चाहिए, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास पता कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 23 + 16 39 + 1 यानी कि 40 हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन पता कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है? 16 है, तो दैट इज 16/40 × 100। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 4, 10 और ये आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आ रहा है हमारा 40% ऑफ ऑक्सीजन, जो कि करेक्ट ऑप्शन है डी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।